बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की कुछ और एमसीक्यूज शेयर करने वाले हैं जो कि हॉजकिंस डिज़ीज़ के बारे में है। तो हॉजकिंस डिज़ीज़ मैंने आप लोग को बताया है कि किस चीज़ को कहते हैं, जो कि हमारे साथ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के प्लेलिस्ट में मौजूद है। वहाँ पे सारी डिज़ीज़ के जो डिफिनीशंस वगैरह है वो मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। द फर्स्ट MCQ इज अ मेल क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद अ सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ हॉजकिंस डिजीज, which assessment finding would the nurse expect to note specifically in the client। यहाँ पे बताया गया है कि एक मेल क्लाइंट हमारे साथ एडमिट हो गया है हॉस्पिटल में और उसकी जो सस्पेक्टेड डायग्नोसिस आई है तो वो क्या है, हॉजकिंस डिजीज़ है। ठीक है, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड द नर्स, तो नर्स अब कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग करेगी उस पेशेंट के लिए, स्पेशली हॉजकिंस पेशेंट के लिए कौन सा असेसमेंट करना ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ फटीग यानी थकावट, वीकनेस यानी कमज़ोरी, वेट गेन वो वेट गेन करेगी, एंड द लास्ट वन इज़ इनलार्ज लैम्प नोड्स, या उसकी जो लैम्प नोड्स है वो इनलार्ज होगी, वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर क्या है कि इनलार्ज लैम्प नोड्स जो है ना वो इनलार्ज होगी। वो क्यों इनलार्ज होगी, क्योंकि हमारे साथ जो हॉजकिंस डिजीज़ है ये एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स है, यानी ये एक कैंसरियस का करेक्टर रखता है। ठीक है, और कैंसर में हमारे साथ जो ज़्यादातर सेल्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, वो बढ़े जाते हैं, उसकी साइज़ उसकी नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें भी जो लैम्प नोड्स है उसकी एनलार्जमेंट ज़्यादा हो जाएगी, और जब इसके लैम्प नोड्स की एनलार्जमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये एक न्यूप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चली जाएगी, यानी कैंसर डिजीज़ बन जाएगी इससे। विद प्रोग्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइट्स सच एज स्प्लीन एंड लीवर। ठीक है, एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइट्स से उसकी प्रोग्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया। वेट लॉस इज मोस्ट लाइकली टू बी नोटेड, ज़्यादातर हॉजकिंस डिजीज़ के जितने भी पेशेंट है तो वेट लॉस उसमें हो जाते हैं, एंड फटीग एंड वीकनेस में उसको महसूस हो सकती है। लेकिन इस ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन है जो कि रिलेटेड टू द डिजीज़ है तो वो क्या है, इनलार्ज लैम्प नोड्स है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है कि अ न्यूली एडमिटेड क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विथ हॉजकिंस डिजीज अंडरगोज एंड एक्सेशनल सर्विकल लैम्प नोड्स बायोप्सी अंडर लोकल एनेस्थीसिया। यहाँ पे बताया गया है कि एक न्यूली क्लाइंट हमारे साथ एडमिट हो गया है और उसका डायग्नोसिस हमारे साथ आया है कि उसको हॉजकिंस डिजीज़ है। ठीक है, तो उस दौरान अब हम क्या करेंगे, अब हम बायोप्सी करेंगे विद लोकल एनेस्थीसिया के साथ, यानी पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देंगे और सर्विकल एरिया का क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे या उसका बायोप्सी करेंगे। ठीक है, और सर्विकल लैम्प्स का नोड्स की बायोप्सी करनी पड़ेगी। What does the nurse assess first after the procedure? प्रोसीजर को असिस करने से पहले नर्स को क्या चाहिए कि वो पहले क्या करें। द फर्स्ट वन इज़ वाइटल साइन चेक करें, इंसिशन साइट चेक करें, या उसकी जो एयरवे है उसको चेक करें कि उसकी सांस की जो मतलब सांस लेना है या सांस इनपुट आउटपुट जो है ना, ब्रीथिंग इनपुट आउटपुट वो कैसा है। ठीक है, एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो द करेक्ट आंसर इज एयरवे को क्यों असेस करेगी, असेसिंग फॉर द एयरवे इज द प्रियोरिटी। इस प्रोसीजर को अटेम्प्ट करने के लिए जो प्रियोरिटी होना है तो वो किस चीज़ का है, हमारे साथ एयरवे को असेस करना या एयरवे को ओपन रखना ही इसकी प्रियोरिटी है, क्योंकि अगर पेशेंट की सांस बंद हो जाए तो वो डेथ की तरफ चला जा सकता है। द प्रोसीजर इन्वॉल्व द नेक, द एनेस्थीसिया में भी अफेक्ट द swallow reflex or the inflammation may have closed on the airway leading an effective air exchange। ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि ये प्रोसीजर को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे साथ जो नेक है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो जब हम नेक को एनेस्थीसिया देते हैं, नेक को क्या कर देते हैं, उसका जो कॉन्शियस लेवल है उसको ख़त्म कर देती है, तो उस दौरान ज़्यादातर जो स्वॉल्विंग रिफ्लेक्स है वो चला जा सकता है इस एनेस्थीसिया की वजह से, और कभी कभार इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से, ये जो हॉजकिंस इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो गया है तो इसकी वजह से ज़्यादातर जो एयरवे है उसमें इफेक्ट आ सकती है, तो वो भी बंद हो सकती है। ठीक है, किसी न किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से एयरवे जो है ना वो इफेक्ट हो सकती है, वो क्लोज हो सकती है, तो उसको ओपन करना बहुत ज़रूरी है।
MCQs नंबर 3 है कि यू हैव डेवलप्ड द नर्सिंग डायग्नोसिस रिस्क फॉर एफर्ट टिश्यू इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ रेडिएशन फॉर द क्लाइंट विद हॉजकिंस लिम्फोमा हु इज रिसीविंग रेडिएशन टू द ग्रोइन एरिया। कि एक पेशेंट है हमारे साथ और उसकी डायग्नोसिस आई है कि उसे क्या है, उसको टिश्यू इंटीग्रिटी हो गई है, यानी जो टिश्यू है वो एम्फेयर्ड हो गई है। और ये किस वजह से हो गई है? ड्यू टू रेडिएशन की वजह से। जो रेडिएशन हम हॉजकिंस लिम्फोमा पे डालते हैं तो उस वजह से, उस रेडिएशन की वजह से उसके कुछ टिश्यूज़ जो है ना वो एम्फेयर्ड हो गए हैं। तो अब हमारे साथ जो एरिया डिस्टर्ब हो गई है या उसकी जो टिश्यूज़ जो है ना वो एम्पेयर्ड हो गए हैं, तो उसके लिए हमारे साथ कौन सा नर्सिंग असेसमेंट करना क्या है ज़रूरी है, या नर्सिंग केयर हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज़ चेक द स्किन फॉर साइन ऑफ रेडनेस और फीलिंग। हम क्या करेंगे, जो रेडनेस या फीलिंग साइन है उसको चेक करेंगे। अप्लाई अल्कोहल फ्री लोशन, या जो अल्कोहल फ्री लोशन है वो अप्लाई करेंगे उस पेशेंट के लिए ताकि वो एरिया को क्लीन करे। या क्या करेंगे, एक्सप्लेन गुड स्किन केयर, या गुड स्किन केयर उसको बताएंगे कि किस तरह से आपने जो एरिया है उसको साफ़ करना है, उसको क्लीन रखना है, ठीक है। एंड उसके फैमिली मेम्बर्स को भी बताएंगे। अच्छा, एंड द लास्ट वन, क्लीन द स्किन ओवर डेली विद अ माइल्ड सोप। यह उसे बताएंगे कि माइल्ड सोप यानी आपने क्या करना है, पानी और सोप के ज़रिए से इस एरिया को थोड़ा साफ रखना है डेली। तो ये हमारे साथ करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि डेली सोप के ज़रिए से अगर हम एक एरिया को साफ रखेंगे तो उसमें कोई इन्फेक्शन काज नहीं हो सकती। फिर clean to the skin over daily with a mild soap. Skin care is include in nursing assistant education and job description. Cleaning या skin care जो है ना ये हमारे nursing assistant में मौजूद है कि आपने education देना है पेशेंट को, आपने उसकी फैमिली को भी टीचिंग देना है कि किस तरह से उसकी जो एरिया है या जो जहाँ पे इन्फेक्शन की क्या हो सकती है, मतलब इन्फेक्शन काज हो सकती है, तो उस एरिया को किस तरह से आपने साफ रखना है। असेसमेंट एंड क्लाइंट टीचिंग आर मोर कम्प्लेक्स टास्क that should be delegated to registered nurse. ये असेसमेंट करना या पेशेंट को टीचिंग देना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कम्प्लेक्स टास्क है एक पेशेंट के लिए, ताकि जो रजिस्टर्ड नर्स है उसे क्या करे, वो उसको ये टीचिंग या ये असेसमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से दे दे। यूज़ द लोशन टू द irradiated area is usually avoided during radiation therapy. रेडिएशन थेरापी में आप लोगों ने क्या करना है, लोशन को नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि लोशन की वजह से फिर वो जगह इरिटेट हो सकती है, और अगर वो जगह क्या हो इरिटेट हो सकती है, और अगर वो जगह इरिटेट हो गई तो वहाँ पे जलने की कुछ ना कुछ चांसेस हो सकती है। तो आप लोगों ने डिग्लिगेशन को फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है कि the nurse understand that Hodgkin's disease is suspected when a client present with a painless swollen lymph nodes. एक पेशेंट है हमारे साथ, वो आया है और नर्स ने उसको अंडरस्टैंड किया है कि उसको क्या मसला हो सकता है, Hodgkin's disease सस्पेक्टेड है, यानी Hodgkin's disease जो है ना वो अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, अभी उसकी जो टेस्ट वगैरह है वो क्लियरली रिजल्ट नहीं आया है, वो पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन सस्पेक्टेड केस है, ठीक है। When the client present with a painless swollen lump, लेकिन उस क्लाइंट का जो लैम्प नोड्स है तो वो स्वॉलो हो गए हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा स्वॉलो हो गए हैं, लेकिन उसमें पेन वगैरह नहीं है। Hodgkin's disease typically affect people in which age of group. तो आप लोगों के साथ वो पेशेंट किस एज में आया है ये भी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि Hodgkin's disease जो है ना वो ज़्यादातर कौन से एज ऑफ ग्रुप्स को डिफेंड कर देती है, अफेक्ट कर देती है। द फर्स्ट वन इज चिल्ड्रंस हो गए, जैसे कि 6 to 12 एज, या टीन एजर 13 to 20, या हमारे साथ क्या है यंग एडल्ट जो 21 से लेकर 40 एज तक है, या ओल्डर 41 to 50। तो जो यंग एडल्ट होते हैं जो कि 21 से लेकर 40 ईयर तक है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है ये डिजीज़। नेक्स्ट हमारे साथ है कि फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू द क्लाइंट टू रिपोर्ट। अब हमारे साथ एक क्लाइंट आया है और उसको क्या है, हॉजकिंस डिजीज़ हो गई है, ठीक है। तो उसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपोर्ट हो, तो उस रिपोर्ट में हमारे साथ कौन सा चीज़ जो है ना वो पॉजिटिव हो सकती है, एक्सपेक्टेड कौन सा साइन एंड सिम्टम हो सकती है। ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा इनकरेक्ट है, तो आप लोगों ने इसको करेक्ट करना है कि हमारे साथ एक क्लाइंट आया है जो कि हॉजकिंस डिजीज़ के साथ है, तो उसके लिए कौन सा एक्सपेक्टेड रिपोर्ट जो है ना वो पॉजिटिव हो सकती है। तो द फर्स्ट वन क्या है कि
लैम्प नोट पेन हो सकती है, या वेट गेन हो सकती है, नाइट स्विच हो सकती है, या हेडेक हो सकती है। तो द करेक्ट आंसर इज वेट गेन। वेट गेन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लैम्प नोट पेन जो है ना ये नहीं हो सकती ड्यूरिंग हॉजकिंस डिजीज़। जो हॉजकिंस डिजीज़ है उसमें लैम्प स्वेलिंग होती है, लेकिन लैम्प पेन जो है ना वो नहीं होती। नाइट स्विच जो है ना वो बहुत कॉमन है, क्योंकि असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट विथ हॉजकिंस डिजीज मोस्ट ऑफन रिवेयर एंड लार्ज पेनलेस लैम्प नोट्स, फीवर मिलेज एंड नाइट स्विच। ठीक है, जितनी भी हॉजकिंस डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं तो वो ज़्यादातर उसकी जो लैम्प नोड्स है वो इनलार्ज हो जाते हैं, वो पेनलेस होते हैं, उसको फीवर होती है, मलीज होती है एंड स्विच एट नाइट होती है। ठीक है, तो यह आप लोगों ने कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है, इसको रिमेंबर रखने हैं कि ये हो सकते हैं ड्यूरिंग हॉजकिंस डिजीज़। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो वीडियो था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई मुश्किल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।